हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ नीरज चौधरी, योर बायोलॉजी टीचर। बेटा आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 3 इकोसिस्टम्स। तो सबसे पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कि इकोसिस्टम वर्ड से जो है हम क्या समझते हैं और इस चैप्टर में आगे क्या पढ़ने वाले हैं। तो देखिए, जो इकोसिस्टम वर्ड है वो 2 वर्ड्स के कॉम्बिनेशन से मिलकर बना है, और जिसमें कि इको का मतलब होता है ड्वेलिंग और हैबिटेट, यानी कि रहने की जगह। ये एक इको जो है एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है रहने की जगह या फिर हैबिटेट। अब देखिए, इकोसिस्टम में क्या होता है, अगर हम किसी भी एरिया की बात करें, चाहे वो फॉरेस्ट एरिया हो, डेजर्ट एरिया हो, या फिर एक्वेटिक ओशियन वाला एरिया हो, तो उसमें कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म भी मिलते हैं हमको और कुछ नॉन लिविंग थिंग्स भी मिलती हैं। लिविंग एनिमल्स में अगर हम फॉरेस्ट एरिया का एग्जांपल ले लें, फॉरेस्ट इकोसिस्टम का एग्जांपल ले लें, तो लिविंग थिंग्स में वहाँ पर हमको डिफरेंट टाइप के एनिमल्स मिलेंगे, लॉयन मिलेगा, ज़ेब्रा, एलिफेंट, बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी। और नॉन लिविंग चीज़ें क्या होती हैं वहाँ पर? नॉन लिविंग चीज़ें होती हैं एयर, वाटर, सॉइल, टेम्परेचर। तो ये जो लिविंग थिंग्स हैं वो नॉन लिविंग थिंग्स के साथ एक कॉम्बिनेशन में रहती हैं, यानी उनके ऊपर डिपेंड होती हैं। किसी भी एरिया की लिविंग थिंग, जैसे अगर हम प्लांट ले लें, तो उस एरिया के प्लांट इस चीज़ पर डिपेंड करेंगे कि वहाँ का सॉइल कैसा है, वहाँ पर वाटर की अवेलेबिलिटी कैसी है, वहाँ का टेम्परेचर कैसा है। तो इस बेसिस पर वहाँ पर डिफरेंट टाइप्स के प्लांट उसी के अकॉर्डिंग मिलेंगे। तो जब लिविंग थिंग्स नॉन लिविंग थिंग्स के साथ एक कॉम्बिनेशन में उनके ऊपर डिपेंड, एक दूसरे के ऊपर डिपेंड होकर रहती हैं, तो इसी को हम क्या बोलते हैं? इकोसिस्टम। अब देखिए, इकोसिस्टम की कंपोनेंट्स क्या क्या होती है, यानी इकोसिस्टम के अंदर हम किन चीज़ों को इंक्लूड करते हैं। तो फर्स्ट है एक्वेटिक इकोसिस्टम। इकोसिस्टम मेनली 2 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट है एक्वेटिक इकोसिस्टम, जो कि एग्जिस्ट इन वाटर, जो कि वाटर के अंदर जो चीज़ है। जैसे कि अगर हम ओशियन के अंदर बात करें तो ओशियन के अंदर प्लांट्स भी होते हैं और एनिमल्स भी होते हैं, फिश वगैरह। तो वो हो गया एक्वेटिक इकोसिस्टम। ऐसा इकोसिस्टम जो कि वाटर के अंदर सर्वाइव करता है वो होता है एक्वेटिक। अब एक्वेटिक के अंदर भी 2 टाइप्स के इकोसिस्टम होते हैं। एक होता है फ्रेश वाटर, एक होता है मरीन। मरीन यानी जो सॉल्टी वाटर में, ऐसा ओशियन का वाटर क्योंकि सॉल्टी होता है, वहाँ पर जो इकोसिस्टम होता है उसको हम मराइन से इकोसिस्टम बोलते हैं। और लेक्स हो गई या रिवर्स हो गई, इनमें फ्रेश वाटर होता है, इनका वाटर सॉल्टी नहीं होता है। तो उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर जो एनिमल्स या प्लांट्स की जो प्रेजेंस है, फ्रेश वाटर में अलग टाइप के प्लांट्स या एनिमल्स हमको मिलते हैं और मराइन में अलग। इसलिए एक्वेटिक इकोसिस्टम को 2 कैटेगरीज में, फ्रेश एंड मराइन इकोसिस्टम में डिवाइड किया गया। सेकेंड टाइप का जो मेन इकोसिस्टम है वो है टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। एक्वेटिक में वाटर के अंदर सर्वाइव कर रहा था इकोसिस्टम, और टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम मतलब लैंड इकोसिस्टम, ऐसा इकोसिस्टम जो कि लैंड पर सर्वाइव करता है। और टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम के अंदर भी 4 कैटेगरीज हैं। फर्स्ट है ग्रासलैंड। ग्रासलैंड यहाँ पर ऐसा एरिया जहाँ पर कि ग्रासेस ज़्यादा होती हैं। सेकंड होता है फॉरेस्ट एरिया, और थर्ड होता है माउंटेन इकोसिस्टम, और फोर्थ होता है डेजर्ट इकोसिस्टम। जैसा कि आपको नेम से ही समझ में आ रहा होगा, ग्रासलैंड वाले एरिया को हम ग्रासलैंड इकोसिस्टम बोल देते हैं। जहाँ पर फॉरेस्ट एरिया ज़्यादा होता है उसको फॉरेस्ट बोल देते हैं। माउंटेन एरिया पर जो इकोसिस्टम पाया जाता है, माउंटेन पर अलग टाइप के प्लांट्स होते हैं। मैंने जैसा कि आपको बताया था, क्लाइमेट के अकॉर्डिंग, अबायोटिक फैक्टर्स के अकॉर्डिंग वहाँ पर हर एरिया का इकोसिस्टम अलग अलग होता है। और डेजर्ट इकोसिस्टम में ऐसे प्लांट्स या एनिमल्स हमको मिलते हैं जिनको वाटर की बहुत ही कम ज़रूरत होती है। जैसा कि एनिमल्स में बात करें तो हम कैमल है, ये एक बार वाटर ड्रिंक करके काफ़ी दिनों तक अपना काम चला सकता है। और अगर डेजर्ट प्लांट में देखें तो हम कैक्टस होता है, इसको वाटर की जो ज़रूरत है बहुत ही कम अमाउंट में होती है, इसीलिए ये डेजर्ट इकोसिस्टम में सर्वाइव कर पाता है। तो हमने ये देख लिए 2 मेन कैटेगरीज इकोसिस्टम की, और इनके अंदर भी आने वाले डिफरेंट टाइप्स के इकोसिस्टम्स। अब देखिए बेटा, अब हम देखते हैं बायोम क्या होता है। हमने इकोसिस्टम पढ़ लिया, इकोसिस्टम को समझ लिया। अगर सेवरल इकोसिस्टम्स को एक साथ जोड़ दें, क्योंकि सारे इकोसिस्टम एक दूसरे से कनेक्टेड ही होते हैं, तो हम उसको बायोम बोल देते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर कोई एक बहुत बड़ा लैंड एरिया है, अर्थ वाला पार्ट है बहुत बड़ा, तो वहाँ पर नॉर्मल सी बात है बहुत सारे इकोसिस्टम सर्वाइव करेंगे। फॉरेस्ट इकोसिस्टम एक जगह पर एक छोटा सा फॉरेस्ट हो सकता है, कुछ दूरी पर उसी लैंड पार्ट में तो दूसरा फॉरेस्ट हो सकता है। तो वो सारे एक दूसरे से इस तरीके से कनेक्टेड होते हैं, क्योंकि वहाँ पर एक ही टाइप का सॉइल है, तो एक ही टाइप के प्लांट्स भी मिलेंगे वहाँ पर।
और उसी टाइप के एनिमल्स भी मिलेंगे, क्योंकि प्लांट्स का और एनिमल्स का जो प्रेजेंस है किसी एरिया में वो इसी चीज़ पर डिपेंड करता है कि वहाँ का सॉइल कैसा है और वहाँ का एनवायरनमेंट कैसा है, वहाँ की अबायोटिक जैसे सनलाइट या सॉइल टेम्परेचर वहाँ पे कितना रहता है, कम रहता है या ज़्यादा रहता है, तो उसी पर डिपेंड होता है कि वहाँ पर एनिमल्स और जो प्लांट्स हैं वो किस टाइप के होंगे। तो इसलिए वो एक इकोसिस्टम हो गया। तो एक लैंड एरिया में कई इकोसिस्टम हो सकते हैं और उन सारे इकोसिस्टम को हम कंबाइंडली एक बायोम बोलते हैं। अब देखते हैं बायोस्फीयर क्या होता है। ऑल द बायोम्स प्रेजेंट ऑन द अर्थ आर कंबाइंडली नोन एज बायोस्फीयर। अब बायोम जैसा देखा था, कॉम्बिनेशन ऑफ सेवरल इकोसिस्टम इज नोन एज बायोम and the combination of all the biomes present on the earth is known as biosphere। अर्थ पर, पूरी अर्थ पर जितने भी बायोम्स प्रेजेंट हैं उन सभी को हम कंबाइंडली बायोस्फीयर कह देते हैं। अब बायोस्फीयर के अंदर चाहे वो किसी भी टाइप का इकोसिस्टम हो, किसी भी टाइप की बायोम हो, इकोसिस्टम किसी भी टाइप का मतलब वो चाहे एक्वेटिक इकोसिस्टम हो, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम हो, सारे जो अर्थ का हाइड्रोस्फीयर है, हाइड्रोस्फीयर तो मतलब वाटर पार्ट, उस पर जितने भी टाइप के इकोसिस्टम हमको मिलते हैं या लैंड पार्ट पर जितने भी टाइप के टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम हमको मिलते हैं उन सभी को हम बायोस्फीयर के अंदर कवर करते हैं, यानी उन सभी को मिलाकर बायोस्फीयर बोला जाता है। अब देखिए बच्चों, इकोसिस्टम में अभी हमने जैसा देखा था बायोटिक और अबायोटिक, टू टाइप्स के कंपोनेंट्स होते हैं। बायोटिक मतलब लिविंग थिंग्स और अबायोटिक नॉन लिविंग थिंग्स। तो अब हम वन बाय वन देखते हैं कि बायोटिक कंपोनेंट्स कौन से हैं। सो द बायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ एन इकोसिस्टम। देखिए फर्स्ट जो बायोटिक कंपोनेंट्स में आते हैं कैटेगरी, वो आती है प्रोड्यूसर्स की। प्रोड्यूसर जैसा कि नेम ही सजेस्ट कर रहा है, कोई चीज़ प्रोड्यूस करने वाले। किसी भी इकोसिस्टम में सिर्फ ग्रीन प्लांट्स ही, मैं रिपीट करता हूँ, सिर्फ ग्रीन प्लांट्स ही, ग्रीन प्लांट्स आर नोन एज प्रोड्यूसर्स। सिर्फ किसी भी इकोसिस्टम में सिर्फ ग्रीन प्लांट्स ही ऐसे होते हैं जो कि प्रोड्यूसर्स होते हैं, क्योंकि ग्रीन प्लांट्स के अंदर ही वो कैपेबिलिटी है कि वो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के थ्रू सनलाइट का यूज़ करते हुए अपना फूड प्रोड्यूस कर सकते हैं। बाकी कोई भी एनिमल अपना फूड जो है खुद नहीं बना सकता। तो बाकी जो एनिमल्स हैं वो अपने फूड के लिए किसके ऊपर डिपेंड होंगे, उनको फूड कहाँ से मिलेगा, ग्रीन प्लांट से मिलेगा, क्योंकि ग्रीन प्लांट्स ही प्रोड्यूसर्स होते हैं। तो एनवायरनमेंट में या इकोसिस्टम में हम ग्रीन प्लांट्स को क्या बोलते हैं, प्रोड्यूसर्स बोलते हैं। सेकंड जो कैटेगरी है वो है कंज्यूमर्स की। कंज्यूमर यानी कंज्यूम करने वाले, यूज़ करने वाले। ग्रीन प्लांट्स जो फूड प्रोड्यूस करते हैं उसका थोड़ा बहुत पार्ट तो वो अपने लिए यूज़ कर लेते हैं और बाकी का जो उनका फूड जो उन्होंने प्रोड्यूस किया वो बचा रह जाता है, वो उसे अपने फ्रूट्स के फॉर्म में और अपनी बार्क के फॉर्म में, अपनी लीव्स के फॉर्म में अपने पास स्टोर करके रख लेते हैं। और इन्हीं स्टोर्ड फूड को क्या करते हैं, कंज्यूमर्स अपने फूड के लिए यूज़ कर लेते हैं। कंज्यूमर्स में जैसे कि एनिमल्स हो गए, सारे एनिमल्स जो हैं, सारे ऑल एनिमल्स, नॉन ग्रीन प्लांट्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर नोन एज कंज्यूमर। सारे एनिमल्स, नॉन ग्रीन प्लांट्स भी जो कि ग्रीन प्लांट्स नहीं होते हैं, जो कि अपना फूड खुद नहीं बना सकते हैं, वो इन सभी को हम कंज्यूमर्स कैटेगरी में इंक्लूड करते हैं, क्योंकि ये अपने फूड के लिए ग्रीन प्लांट्स के ऊपर डिपेंड होते हैं। अब कंज्यूमर्स भी चार टाइप के होते हैं। हर्बीवोर्स, हर्बीवोर वो एनिमल्स होते हैं जो सिर्फ ग्रीन प्लांट्स के ऊपर डिपेंड होते हैं अपने फूड के लिए। कार्निवोर फ्लैश ईटिंग एनिमल्स होते हैं जो कि दूसरे एनिमल्स के ऊपर डिपेंड होते हैं अपने फूड के लिए। और ओमनिवोर वो एनिमल्स होते हैं जो कि ग्रीन प्लांट्स को भी अपना फूड के लिए ले सकते हैं और अदर एनिमल्स को भी ले सकते हैं। जैसे एग्जांपल से समझे तो काव है। काव क्या है, सिर्फ वो ग्रीन प्लांट्स के ऊपर ही निर्भर होती है, वो सिर्फ ग्रीन प्लांट से जो चीज़ें प्रोड्यूस होती हैं उन्हीं को खाती है, वो फ्लैश नहीं खाती, इसलिए हम उसको हर्बीवोर कर देते हैं। प्लांट ईटिंग एनिमल्स आर कॉल्ड हर्बीवोर्स। सेकंड कार्निवोर का एग्जांपल लें तो लॉयन या फिर टाइगर, ये जो हैं ये फ्लैश ईटिंग एनिमल्स हैं, ये ग्रीन प्लांट्स को डायरेक्टली नहीं खाते हैं, ये उन एनिमल्स के ऊपर डिपेंड होते हैं जो ग्रीन प्लांट्स के ऊपर डिपेंड है। यानी कार्निवोर किसके ऊपर डिपेंड हो गए, हर्बीवोर्स के ऊपर डिपेंड हो गए अपने फूड के लिए। नेक्स्ट होते हैं ओमनिवोर जो कि फ्लैश ईटिंग भी होते हैं और हर्बीवोरस भी, ग्रीन प्लांट्स को भी ईट कर सकते हैं ऐसे एनिमल्स। जैसे कि अगर हम देखें डॉग की बात करें तो डॉग जो है ग्रीन प्लांट से बनी हुई चीज़ें, आप जैसे अगर बात करें बहुत ही नॉर्मल एग्जांपल तो रोटी डालिए उसको तो वो चपाती भी खा लेता है, रोटी भी खा लेता है और
फ्लैश भी, कोई रैट वगैरह है अदर एनिमल को भी वो फ्लैश भी खा लेता है। अब स्कैवेंजर्स जो फोर्थ कैटेगरी है कंज्यूमर्स में, वो है स्कैवेंजर्स की। स्कैवेंजर्स वो होते हैं जो अपने फूड के लिए डेड एनिमल्स पर डिपेंड होते हैं, डेड प्लांट्स या फिर एनिमल्स पर। ये ऐसे एनिमल्स को अपना खाना बनाते हैं जो कि पहले से ही मरे हुए हैं। ठीक है, तो ये 4 कैटेगरीज हैं कंज्यूमर्स की। अब देखिए प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स के बाद जो कैटेगरी है बायोटिक कंपोनेंट्स में। बायोटिक कंपोनेंट्स आपको फिर से याद दिला दूँ, लिविंग थिंग्स होती हैं। उनमें नेक्स्ट कैटेगरी है डिकम्पोजर्स की। डिकम्पोजर्स कौन से एनिमल्स होते हैं? इस कैटेगरी में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को, माइक्रोब को इंक्लूड करते हैं, जैसे कि बैक्टीरिया है, फंजाई है, प्रोटोजोआ है। ये बहुत ही माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनको हम नेक्ड आई से देख नहीं सकते, इनको बोलते हैं हम डिकम्पोजर्स। डिकम्पोजर्स क्या करते हैं, जैसे किसी फॉरेस्ट में या कहीं पर भी कोई डेड प्लांट है या डेड बॉडी है, ये उनके बॉडी को स्मॉलर पार्ट्स में ब्रेक डाउन कर देते हैं और वो उसको धीरे धीरे खा लेते हैं, और इस तरीके से ये एनवायरनमेंट को क्लीन करने में भी हेल्प करते हैं। अब ऐसे सब्सटेंसेस जिनको डिकम्पोजर्स ब्रेक डाउन कर सकते हैं स्मॉल पार्टिकल्स में, मतलब कि उसको वो खा सकते हैं, उसको तो हम बोलते हैं बायोडिग्रेडेबल। जैसे कि कोई डेड एनिमल की बॉडी है या डेड प्लांट है, तो वो तो बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस हैं क्योंकि उनको डिकम्पोजर्स स्मॉल पार्टिकल्स में ब्रेक कर सकते हैं। अब कुछ ऐसी सब्सटेंसेस हैं जैसे कि प्लास्टिक है, इसको माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हैं ईट नहीं कर सकते, वो डाइजेस्ट नहीं कर सकते क्योंकि ये स्मॉलर पार्टिकल्स में ब्रेक डाउन नहीं कर पाते हैं वो उन सब्सटेंसेस को। एल्युमिनियम हो गया, आयरन है या प्लास्टिक है, ये ऐसे सब्सटेंसेस हैं जिनको डिकम्पोजर्स ब्रेक डाउन नहीं कर सकते। तो इन सब्सटेंसेस को हम क्या बोलते हैं? नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस। बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल डिफरेंस आपको समझ में आया? तो चलते हैं नेक्स्ट। देखिए अभी तक हमने पढ़े थे बायोटिक कंपोनेंट्स, लिविंग थिंग्स के बारे में पढ़ा था। इकोसिस्टम में किस किस टाइप की लिविंग थिंग्स हमको देखने को मिलती हैं, उनकी क्या क्या कैटेगरी में उनको डिवाइड किया गया। अब हम पढ़ते हैं अबायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ एन इकोसिस्टम। अबायोटिक मतलब नॉन लिविंग थिंग्स। तो अबायोटिक का क्या मीनिंग है? नॉन लिविंग थिंग्स। इकोसिस्टम में कौन कौन सी टाइप की अबायोटिक कंपोनेंट्स हमको मिलते हैं? तो इसमें देखिए डिफरेंट टाइप्स के हैं, एयर है, वाटर है, लाइट, टेम्परेचर और सॉइल। ये कुछ अबायोटिक कंपोनेंट्स हैं जो कि हमें इकोसिस्टम में देखने को मिलते हैं। अब इनका उस इकोसिस्टम में और उस इकोसिस्टम में रहने वाले लिविंग थिंग्स पर, बायोटिक कंपोनेंट्स पर क्या इफ़ेक्ट होता है, और ये अबायोटिक और बायोटिक कंपोनेंट्स एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन में एक दूसरे के साथ डिपेंड होकर कैसे रहते हैं, ये समझते हैं। तो फर्स्ट कंपोनेंट जो है, फर्स्ट अबायोटिक कंपोनेंट जो है इकोसिस्टम का, वो है एयर। एयर के क्या क्या रोल होते हैं इकोसिस्टम के अंदर, वो देखते हैं। इट मेंटेन्स टेम्परेचर ऑफ अर्थ। ये जो अर्थ पर टेम्परेचर है उसको मेंटेन करके रखती है, मतलब ना तो बहुत ज़्यादा टेम्परेचर को होने से भी रोकती है और बहुत कम होने से भी रोकती है। जैसे अर्थ से जो हीट निकलती है ये उसको ट्रैप करके रखती है, और उससे क्या होता है, जो नाइट का टेम्परेचर है वो बहुत ज़्यादा कोल्ड नहीं हो पाता है। और सन से आने वाला जो रेडिएशन है, जो हीट है, ये उसको भी आने से बहुत ज़्यादा टेम्परेचर को बढ़ने से रोकती है, और उससे जो डे का टेम्परेचर है वो बहुत ज़्यादा हॉट नहीं हो पाता है। तो टेम्परेचर को जो है इस तरीके से मेंटेन रखती है कि वो लिविंग थिंग्स के लिए बिल्कुल अप्रोप्रिएट हो। सेकंड, डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैसेस आर प्रेजेंट इन एयर। अब देखिए एयर में डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैसेस होती हैं। ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, इनमें से ये मेनली गैसेस हैं, और भी अदर होती हैं, लेकिन ये 3 टाइप्स ऑफ गैसेस मेन होती हैं। ऑक्सीजन आपको पता है ऑल टाइप्स ऑफ एनिमल्स के सर्वाइवल के लिए, उनकी ब्रीथिंग के लिए ज़रूरी होती है, सब ऑक्सीजन ब्रीथ करते हैं। सेकंड, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो प्लांट्स के लिए उनके फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस को कैरी आउट करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। बिना कार्बन डाइऑक्साइड के फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस वो नहीं कर सकते हैं और प्लांट्स, और वो फूड भी नहीं बना पाएंगे। और जो थर्ड गैस है नाइट्रोजन, वो भी प्लांट्स के लिए ही इंपॉर्टेंट होती है। जब कुछ प्लांट्स होते हैं जैसा कि जो पल्सेस वाले प्लांट्स हैं, दाल जिनसे बनती है, वो प्लांट्स, उनके लिए, उनके डेवलपमेंट के लिए और ग्रोथ के लिए जो नाइट्रोजन गैस है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट होती है। ऑक्सीजन जो गैस है वो बर्निंग में भी हेल्पफुल होती है। अगर आप देखें, अगर ऑक्सीजन गैस प्रेजेंट नहीं है तो हम जो है आग भी नहीं जला पाते। बर्निंग जो है वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में भी पॉसिबल हो पाती है। अब जो मूविंग एयर है, एक जगह से दूसरी जगह बहती हुई हवा है, उसके भी कई फंक्शंस होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंस होती है इकोसिस्टम में।
जो बहती हुई हवा है वो प्लांट्स के लिए इस तरीके से इम्पोर्टेंट है, जो उनके पोलन ग्रेन्स जो होते हैं उसके डिस्पर्सल के लिए, एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए, पॉलिनेशन के लिए बहती हुई हवा, मूविंग जो एयर है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है, एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। और वर्ल्ड के डिफरेंट पार्ट्स में जो रेनफॉल डिस्ट्रीब्यूशन है वो भी एयर के ऊपर ही डिपेंड होता है, क्योंकि जब एयर एक जगह से जो क्लाउड्स को लेके अपने साथ वो चलती है, एक जगह से दूसरी जगह जाती है, तो उसी के साथ जो है क्लाउड्स हैं जो जिनसे कि रेनफॉल होती है, जो क्लाउड्स जो है हवा के साथ ही एक जगह से दूसरे प्लेस पर पहुंचते हैं और उस प्लेस पर एयर की वजह से ही, विंड की वजह से ही रेनफॉल होती है। तो इस तरीके से ये इकोसिस्टम के अंदर एयर का इम्पोर्टेंस था और एयर का जो दूसरे अदर लिविंग थिंग्स हैं उनके ऊपर होने वाला इफेक्ट था। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। अबायोटिक कंपोनेंट जो है इकोसिस्टम वो है वाटर। देखिए जो नेक्स्ट अबायोटिक कंपोनेंट होता है इकोसिस्टम का वो है वाटर। वाटर भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है इकोसिस्टम में। ऑल लिविंग थिंग्स नीड वाटर टू सर्वाइव। जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं उनको अपने सर्वाइवल के लिए वाटर की ज़रूरत, अब वेरियस लाइफ प्रोसेसेस को कैरी आउट करने के लिए वाटर की ज़रूरत होती है, बिना वाटर के वो सर्वाइव नहीं कर पाते हैं। एक्वेटिक प्लांट्स जो होते हैं या एनिमल्स जो होते हैं, एक्वेटिक इकोसिस्टम हमने पढ़ लिया है। एक्वेटिक प्लांट या प्लांट या फिर एनिमल जो होते हैं उनको वाटर की ज़्यादा ज़रूरत होती है, क्योंकि उनकी जो एडेप्टिबिलिटी है वो इस तरीके की है कि वो ज़्यादा वाटर उनको अपने लाइफ प्रोसेसेस को कैरी आउट करने के लिए चाहिए होता है। डेजर्ट प्लांट्स या फिर एनिमल्स होते हैं वो कम वाटर में भी सर्वाइव कर पाते हैं, क्योंकि डेजर्ट में आपको पता है वाटर इतना अवेलेबल नहीं होता है, क्योंकि वहाँ पर रेनफॉल बहुत ही कम या फिर नहीं भी होती है। तो इस वजह से जो वहाँ के जो एनिमल्स और प्लांट हैं उनको इस तरीके से उन्होंने अपने आप को अडेप्ट कर लिया है अपनी सराउंडिंग्स के अकॉर्डिंग कि वो कम वाटर में भी अपनी लाइफ प्रोसेसेस को कैरी आउट कर सकते हैं। तो इस बेसिस पर हम ये कह सकते हैं कि किसी एरिया में किस टाइप के प्लांट्स या फिर एनिमल्स हमको मिलेंगे वो इस बात पर भी डिपेंड होता है कि वहाँ पर वाटर की अवेलेबिलिटी क्या है। क्योंकि एक्वेटिक अगर इकोसिस्टम में देखेंगे तो वहाँ के प्लांट्स और वहाँ के एनिमल्स एक डेजर्ट वाले एरिया से, डेजर्ट वाले प्लांट और एनिमल्स से डिफरेंट होंगे। यानी जो प्लांट्स और एनिमल्स हमको एक्वेटिक इकोसिस्टम में देखने को मिलेंगे वो डेजर्ट इकोसिस्टम में देखने को नहीं मिलेंगे। इसीलिए हम कह सकते हैं कि वाटर की अवेलेबिलिटी के अकॉर्डिंग प्लांट्स और एनिमल्स का जो प्रेजेंस है किसी भी एरिया में वो डिफरेंट होता है। अब देखिए जो नेक्स्ट अबायोटिक कंपोनेंट है वो है लाइट। सनलाइट इज़ द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी। अर्थ पर सनलाइट जो है वो एनर्जी का सबसे इम्पोर्टेंट और मेन सोर्स जो है एनर्जी का वो होती है सनलाइट। ग्रीन प्लांट्स जो हैं ये अपनी जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस कैरी आउट करते हैं अपने फूड बनाने के लिए, फूड के मैन्युफैक्चरिंग के लिए, वो सनलाइट की प्रेजेंस में ही होती है। यानी फोटोसिंथेसिस जो प्रोसेस है वो बिना सनलाइट के नहीं हो सकती है। लाइट अफेक्ट्स द लेंथ ऑफ द डेज। अब कुछ प्लांट्स ऐसे भी हैं जिनको अपने ग्रोथ के लिए उनकी ये कंडीशन होती है कि उनको ज़्यादा टाइम तक काफ़ी हाई इंटेंसिटी की सनलाइट मिले, और तो अगर ज़्यादा इंटेंसिटी की सनलाइट उनको काफ़ी देर तक उनके ऊपर रहेगी तो वो अच्छे से ग्रो कर पाएंगे। और कुछ प्लांट्स ऐसे भी होते हैं जिनको कम सनलाइट चाहिए। तो सनलाइट जो है, लेंथ सनलाइट पूरे दिन में कितने टाइम तक प्रेजेंट रही उसके ऊपर लेंथ की जो डेज़ की जो लेंथ है वो भी डिपेंड होती है। कोई दिन अगर सनलाइट ज़्यादा टाइम तक रहती है तो वो दिन बड़ा होगा, जैसा कि अगर समर सीजन में हम देखें तो दिन बड़े होते हैं। फोर्थ पॉइंट है मैनी प्लांट्स नीड मोर सनलाइट। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि कुछ प्लांट्स ऐसे भी होते हैं जिनको सनलाइट ज़्यादा चाहिए अपनी ग्रोथ के लिए और कुछ प्लांट को कम चाहिए। सेम ऐसा एनिमल्स के साथ भी होता है। कुछ एनिमल्स ऐसे हैं जो कि सनलाइट में ज़्यादा रहना प्रेफर करते हैं, और जैसे कि टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में रहने वाले एनिमल्स हैं उनको सनलाइट की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है अपनी लाइफ प्रोसेसेस को कैरी आउट करने के लिए। और जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं, ओशियंस में रहने वाले जो एनिमल्स हैं वो सनलाइट को कम प्रेफर करते हैं, इसलिए वो ओशियंस के काफ़ी डीप तक चले जाते हैं जहाँ पर सनलाइट नहीं पहुँच पाती है, और वहाँ पर वो अपनी लाइफ प्रोसेस को ईज़िली कैरी आउट कर पाते हैं। द नेक्स्ट कैटेगरी ऑफ अबायोटिक कंपोनेंट्स इज टेम्परेचर। देखिए जो अर्थ है वो सन से, अर्थ जो है सन से एग्जैक्टली एक राइट डिस्टेंस पर है, जिसकी वजह से अर्थ का जो टेम्परेचर है वो एक एप्रोप्रिएट रहता है, जिससे कि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स को जिसकी ज़रूरत होती है। ना तो टेम्परेचर इतना ज़्यादा हो पाता है
कि और ऑर्गेनिजम्स उसे सहन ना कर पाएँ, सर्वाइव ना कर पाएँ, और ना ही इतना कम हो पाता है कि इतनी ज़्यादा कोल्ड हो जाए अर्थ पर कि वो सारे एनिमल्स मर जाएं। तो एक अर्थ जो है सन से एकदम एग्जैक्ट डिस्टेंस पर प्रेजेंट है। कुछ एनिमल्स या ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जो कि हॉट क्लाइमेट में रहना पसंद करते हैं, वहाँ पर ज़्यादा अच्छे से सर्वाइव कर पाते हैं। ये प्लांट्स के साथ भी ऐसा ही होता है, कुछ प्लांट्स भी होते हैं ऐसे और कुछ एनिमल्स भी। और सम प्लांट्स ऐसे होते हैं कुछ जो कि कोल्ड क्लाइमेट में रहना पसंद करते हैं, सम ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं कुछ। तो एग्जांपल से अगर समझे तो अगर आप किसी हिली एरिया में जाएंगे तो हिली एरिया में पता है आपको वहाँ का जो टेम्परेचर है वो कम रहता है, वहाँ पर कोल्ड क्लाइमेट ज़्यादा रहता है। तो वहाँ पर अगर आप देखेंगे, ऑब्जर्व करेंगे तो वहाँ के एनिमल्स और प्लांट्स एक हॉट एरिया वाले प्लांट्स और एनिमल्स से डिफरेंट होंगे। मतलब कि जो वहाँ पर हिली एरिया में जो प्लांट्स और एनिमल्स मिलेंगे, वहाँ ऐसे वैसे एनिमल्स आपको किसी हॉट एरिया में जाने देखने को नहीं मिलेंगे। थर्ड जो पॉइंट है इसमें वो है हाइबरनेशन। देखिए हाइबरनेशन हम उस प्रोसेस को कहते हैं जिसमें कि कुछ एनिमल्स क्या होता है वो बहुत लॉन्ग टाइम के लिए स्लीप मोड में चले जाते हैं। जैसा कि अगर मैं आपको एग्जांपल से समझाऊं तो आप अपने घरों में देखते होंगे लिजार्ड है, वो गर्मियों के टाइम में तो आपको देखने को मिलती है, काफ़ी देखने को मिल जाती हैं गर्मियों के टाइम में वॉल्स पर लिजार्ड, वॉल लिजार्ड जो है। लेकिन जैसे ही सर्दियों का मौसम आता है, विंटर टाइम में आता है, तो वो एकदम से अचानक से गायब हो जाती है। तो वो अचानक से कहाँ गायब हो जाती है, कहाँ चली जाती है? तो जो उसने कहीं भी होल्स वगैरह बना रखे हैं जहाँ अपने रहने के लिए जगह बना रखी है, सर्दियों के टाइम में वो वहाँ पर चली जाती है और 3-4 महीने के लिए, जब तक कि सर्दियाँ पड़ती रहती हैं, वहाँ पर वो सोती रहती है। तो इस प्रोसेस को और भी एनिमल्स कैरी आउट करती हैं। बियर है, भालू जो होता है वो भी ऐसा ही करता है। तो इस प्रोसेस को जिसमें कि एनिमल्स काफ़ी लॉन्ग स्लीप में चले जाते हैं विंटर टाइमिंग में, उसको हम हाइबरनेशन बोलते हैं। जो नेक्स्ट एबायोटिक कंपोनेंट्स है इकोसिस्टम का वो है सॉइल। द टॉप मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ, जो अर्थ की सबसे ऊपरी लेयर जो होती है जिस पर कि हम चलते हैं या हम जिसको देख पा रहे हैं, ऊपर वाली लेयर जो है उसको हम क्या बोलते हैं? सॉइल बोलते हैं। और ये क्या होती है, इस सॉइल में इसको हम स्टोर हाउस ऑफ मिनरल्स बोलते हैं, क्योंकि प्लांट्स को अपने सर्वाइवल के लिए, अपने ग्रोथ के लिए न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत पड़ती है, मिनरल्स की ज़रूरत पड़ती है। और वो सारे के सारे मिनरल्स कहाँ पर प्रेजेंट रहते हैं? सॉइल में प्रेजेंट रहते हैं। इसलिए हम जो सॉइल है, टॉप मोस्ट लेयर ऑफ अर्थ है, उसको हम स्टोर हाउस ऑफ मिनरल्स भी बोलते हैं। लोमी सॉइल इज़ गुड फॉर प्लांट लाइफ। जो लोमी सॉइल होता है, लोमी सॉइल ऐसी जगह पर मिलता है जहाँ पर कि रेनफॉल अच्छी हो, वहाँ पर बारिश अच्छी होती हो, और ऐसे सॉइल में ऑर्गेनिक मैटर भी काफ़ी अमाउंट में प्रेजेंट हो, उसको हम लोमी सॉइल बोलते हैं। इसी वजह से, क्योंकि वहाँ पे वाटर की अवेलेबिलिटी है, रेनफॉल हो रही है और ऑर्गेनिक मैटर भी काफ़ी है, इसीलिए वहाँ पर प्लांट वेजिटेशन अच्छे तरीके से ग्रो कर पाती है। और जो सैंडी सॉइल होता है वो प्लांट के लिए गुड नहीं होता है, अच्छा नहीं होता है। वहाँ पर ज़्यादा प्लांट्स वेजिटेशन आपको देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि वहाँ पर सॉइल में ऑर्गेनिक मैटर भी इतना ज़्यादा नहीं होता और रेनफॉल भी ना के बराबर होती है, इसलिए वहाँ पर प्लांट वेजिटेशन बहुत ही कम आपको देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर हमारे जो है इकोसिस्टम के बायोटिक, लिविंग और अबायोटिक, नॉन लिविंग कंपोनेंट्स फिनिश हो चुके हैं। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। अब देखिए जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वो है इंटरेक्शंस बिटवीन वेरियस कंपोनेंट्स। वेरियस कंपोनेंट्स कौन से हो गए? अबायोटिक कंपोनेंट्स हो गए, बायोटिक कंपोनेंट्स हो गए। अब इन दोनों के बीच में या इनके आपस में भी इंटरेक्शन क्या होता है, ये एक दूसरे के ऊपर किस तरीके से कोई भी इफेक्ट डालते हैं। तो हम पहले देखते हैं अबायोटिक कंपोनेंट्स एक दूसरे के ऊपर किस तरीके से इफेक्ट डालते हैं। अबायोटिक कंपोनेंट्स इन्फ्लुएंस एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करते हैं। कैसे? सॉइल फॉर्मेशन में और रेनफॉल में। जैसा कि अगर आप देखें एग्जांपल लें विंड का, तो जो विंड है, हम बहती हुई हवा को, मूविंग एयर को विंड बोलते हैं। तो जो विंड है वो सॉइल के पार्टिकल्स को एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाती है, इस तरीके से सॉइल फॉर्मेशन होती है। और क्लाउड्स को एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर ले जाती है, उससे रेनफॉल डिस्ट्रीब्यूशन में हेल्प करती है। तो विंड ने रेनफॉल जो कि एक अबायोटिक कंपोनेंट है विंड या एयर, उसने दूसरे अबायोटिक कंपोनेंट यानी सॉइल और रेनफॉल पर इफेक्ट डाला इस तरीके से। तो ये एक दूसरे को इस तरीके से अफेक्ट करते हैं अबायोटिक कंपोनेंट्स। और इसी तरीके से ही बायोटिक कंपोनेंट्स जो हैं, लिविंग थिंग्स जो हैं, वो भी एक दूसरे को अफेक्ट करती हैं। अब देखते हैं इंटरेक्शन बिटवीन बायोटिक एंड अबायोटिक। अभी हमने देखा कि अबायोटिक एक दूसरे को कैसे इन्फ्लुएंस कर रहे थे और बायोटिक एक दूसरे को कैसे कर रहे हैं। अब हम देखते हैं कि बायोटिक और अबायोटिक के बीच में क्या इंटरेक्शन बनता है। देखिए फर्स्ट इसका एग्जांपल अगर लें, गिव एंड टेक ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। लिविंग थिंग्स जो हैं
बायोटिक कंपोनेंट जो हैं वो अबायोटिक कंपोनेंट से क्या लेती हैं, सबसे पहले हम ऑक्सीजन की बात करते हैं। वो ऑक्सीजन लेते हैं और उसके बदले में क्या रिलीज़ करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ करते हैं। अब आप सपोज़ करिए कि इकोसिस्टम में सिर्फ लिविंग एनिमल्स ही हैं और वो सिर्फ ऑक्सीजन लेते रहते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ करते रहते हैं, तो और प्लांट्स वहाँ पर प्रेजेंट नहीं है, तो क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड का जो अमाउंट है बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा और ऑक्सीजन लेवल डाउन होता जाएगा। इसीलिए क्या प्लांट्स क्या करते हैं, इस कार्बन डाइऑक्साइड का प्लांट्स की प्रेजेंस से क्या होता है इकोसिस्टम में, कार्बन डाइऑक्साइड वो यूज़ कर लेते हैं जो कि एनिमल्स ने रिलीज़ करी, उसको यूज़ कर लेते हैं और फोटोसिंथेसिस प्रोसेस अपने कैरी आउट करते हैं। फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस से कौन सी गैस रिलीज़ होती है, ऑक्सीजन रिलीज़ होती है, और फिर उसको वापस से लिविंग एनिमल्स जो हैं वो अपने लिए ब्रीथिंग के लिए यूज़ कर लेते हैं। इस तरीके से एक साइकिल ये चलता रहता है और ऑक्सीजन का भी और कार्बन डाइऑक्साइड का भी जो एनवायरनमेंट में बैलेंस है वो बना रहता है। नाउ वी विल स्टडी अबाउट इंटरेक्शन विद इन द बायोटिक कंपोनेंट्स। बायोटिक जो लिविंग कंपोनेंट्स हैं उनका आपस में क्या इंटरेक्शन रहता है। जो लिविंग कंपोनेंट्स का जो भी इंटरेक्शन है वो प्राइमरी जो लिंक उनके बीच में होता है फूड, वो फूड के लिए ही एक दूसरे के ऊपर डिपेंड होते हैं। देखिए जैसा कि हम पहले भी जान चुके हैं, सिर्फ जो ग्रीन प्लांट्स हैं वो ही फूड का मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं और वो जो भी फूड बनाते हैं उसका छोटा सा पार्ट अपने लिए यूज़ कर लेते हैं और बाकी का जो है फ्रूट्स के फॉर्म में, लीव्स के फॉर्म में, स्टेम्स के फॉर्म में या फिर बार्क के फॉर्म में अपनी बॉडी में स्टोर कर लेते हैं। इसी स्टोर फूड को हर्बीवोर एनिमल्स जो होते हैं वो अपने फूड के लिए यूज़ करते हैं और जो कार्निवोर एनिमल हैं वो हर्बीवोर एनिमल को खा लेते हैं। इस तरीके से वो अपने फूड के लिए हर्बीवोर एनिमल पर डिपेंड होते हैं। और ये जो चेन है जिसमें कि प्राइमरी कंज्यूमर है, जो हर्बीवोर एनिमल्स जो होते हैं उनको हम प्राइमरी कंज्यूमर बोलते हैं, और जैसा कि काव को अगर लॉयन या टाइगर खाएगा तो उसको हम बोलेंगे सेकेंडरी कंज्यूमर बोलेंगे। इस तरीके से एक कंज्यूमर फिर दूसरा कंज्यूमर और फिर उसके बाद तीसरा कंज्यूमर, इस तरीके से एक चेन बनी होती है। तो ये जो चेन है जिसमें कि जो बेस होता है वो फूड है, यानी एक एनिमल दूसरे एनिमल पर सिर्फ अपने फूड के लिए ही डिपेंड होता है, इसी को हम क्या बोलते हैं, फूड चेन। आइए अब एक डायग्राम के थ्रू और फूड चेन को थोड़ा समझ लेते हैं। तो पहले देखिए ये जो डायग्राम है ये है एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन द बायोटिक एंड अबायोटिक कंपोनेंट। जो भी हमने पहले टॉपिक पढ़ा था कि जो गैसेस का बैलेंस रहता है वो नेचर में, ना तो ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट बढ़ता है ना ऑक्सीजन का बढ़ता है, वो किस तरीके से मेंटेन होता है। देखिए ये एक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है जो कि क्या करता है, डेड एनिमल्स की, प्लांट्स की बॉडी को खाता है, और जो इस प्रोसेस में जब वो उसको ब्रेक डाउन कर रहा होता है उनकी बॉडी को, तो कौन सी गैस रिलीज़ करता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज़ करता है। इस कार्बन डाइऑक्साइड, और जो ह्यूमन बींग्स हैं वो भी ब्रीथिंग के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ करते हैं। तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ होती है इनकी बॉडी से, इसको कौन यूज़ कर रहा था, इनको प्लांट्स अपने फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए यूज़ कर लेते हैं। और फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में वो कौन सी गैस रिलीज़ करते हैं, ऑक्सीजन, और इस ऑक्सीजन को वापस से फिर जो एनिमल्स हैं वो अपने लिए यूज़ कर लेते हैं ब्रीथिंग के लिए। इस तरीके से साइकिल जो है बायोटिक और अबायोटिक कंपोनेंट्स का इंटरेक्शन आपस में चलता रहता है। अब हम देखते हैं, हम फूड चेन के बारे में पढ़ रहे थे, डायग्राम के थ्रू फूड चेन समझते हैं। तो देखिए किसी भी फूड चेन में जो है प्रोड्यूसर्स जो होते हैं ग्रीन प्लांट्स होते हैं हमेशा, क्योंकि ग्रीन प्लांट्स ही प्रोड्यूसर हैं, कोई और तो फूड मैन्युफैक्चर कर नहीं सकता है। इसी वजह से हमेशा किसी भी फूड चेन में जहाँ से वो स्टार्ट होती है वो हमेशा प्रोड्यूसर से यानी कि ग्रीन प्लांट से स्टार्ट होती है। ग्रीन प्लांट्स क्या करते हैं, सनलाइट को अपने फूड में फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के थ्रू कन्वर्ट करते हैं और कुछ पार्ट जो है उसका यूज़ कर लेते हैं, बाकी को स्टोर कर लेते हैं। इस एनर्जी को, जो स्टोर्ड एनर्जी है फ्रूट्स के फॉर्म में, इसको क्या करते हैं, हर्बीवोर एनिमल्स, जैसा कि इसमें एग्जांपल दे रखा है ग्रासओवर का, हर्बीवोर एनिमल्स क्या कर लेते हैं, अपने फूड के लिए यूज़ कर लेते हैं। इन हर्बीवोर एनिमल्स को वो थोड़ी सी एनर्जी उसका यूज़ कर लेती है, बाकी अपनी बॉडी में उनकी में स्टोर हो जाती है। और इस स्टोर्ड एनर्जी को क्या करते हैं, हर्बीवोर एनिमल्स को, क्योंकि कार्निवोर एनिमल्स खाते हैं, इस एग्जांपल में देखेंगे तो ग्रासओवर को कौन खा लेगा, फ्रॉग। तो ये जो एनर्जी जो ट्रांसफ़र हो गई कहाँ हो गई, वो फ्रॉग के पास ट्रांसफ़र हो गई। और फ्रॉग को कौन खा लेगा, स्नेक। तो एनर्जी फ्रॉग से कहाँ ट्रांसफ़र हो गई, स्नेक में ट्रांसफ़र हो गई। इस तरीके से ये एनर्जी ट्रांसफ़र का जो चेन है अपने फूड के लिए, जो एनिमल जैसे स्नेक फ्रॉग के ऊपर, फ्रॉग ग्रासोफर के ऊपर और ग्रासोफर प्लांट्स के ऊपर डिपेंड है अपने फूड के लिए, इसी डिपेंडेंस को, इसी इंटरेक्शन को हम क्या बोलते हैं, फूड चेन बोलते हैं। अब फूड चेन डिफरेंट टाइप्स की हो सकती हैं, जैसा कि अगर हम इस एग्जांपल में देखें
तो ये ग्रीन, और जितनी भी फूड चेन है मैंने पहले भी बताया वो ग्रीन प्लांट से ही स्टार्ट होंगे। इसमें देखिए हम एक ही डायग्राम में कई फूड चेन को देख सकते हैं। यहाँ से ग्रीन प्लांट से स्टार्ट होगी, ग्रासोफर, ग्रासोफर फिर लिजर्ड, लिजर्ड ग्रासोफर को हिट कर लेगी और लिजर्ड को कौन हिट करेगा, हॉक। ग्रीन प्लांट्स टू रैबिट टू हॉक, ग्रीन प्लांट्स टू माउस टू स्नेक टू हॉक। ये कई जो है फूड चेन्स हैं। जब कई फूड चेन्स आपस में एक दूसरे के साथ लिंक होती हैं तो हम उसको क्या बोलते हैं, फूड वेब बोलते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक है बेटा पिरामिड ऑफ नंबर्स। जैसा कि अभी हमने फूड चेन में पढ़ा था, उसमें कई स्टेप्स थे, ग्रास टू ग्रासोफर टू लिजार्ड, कई स्टेप। तो हर स्टेप जो है उसमें फूड चेन में हम उसको ट्रॉफिक लेवल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ट्रॉफिक लेवल। तो अब पिरामिड ऑफ नंबर्स देखते हैं। ईच स्टेप इन अ फूड चेन इज कॉल्ड अ ट्रॉफिक लेवल। पिरामिड ऑफ नंबर इज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ नंबर ऑफ एनिमल्स एट ईच ट्रॉफिक लेवल। और किसी पर्टिकुलर फूड चेन में हर ट्रॉफिक लेवल पर, किसी भी ट्रॉफिक लेवल पर कितने एनिमल्स प्रेजेंट हैं, कितने नंबर ऑफ एनिमल्स प्रेजेंट है, उसको हम क्या कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, पिरामिड ऑफ नंबर की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। आइए इसको अब डायग्राम के थ्रू और अच्छे से समझ लेते हैं। देखिए ये एक फूड चेन हमको दे रखी है जिसमें कि सबसे पहले प्लांट्स हैं, फिर प्राइमरी कंज्यूमर क्या है, ग्रासोफर है, फिर सेकेंडरी कंज्यूमर फ्रॉग है, फिर स्नेक एंड देन हॉक जो कि एपेक्स प्रेडेटर बोला जाता है। अब देखिए ये एक टाइप कैसा फॉर्म है, पिरामिड का फॉर्म है। आपको दिख रहा होगा ट्राइंगल है, इसको पिरामिड के फॉर्म में होता है। तो ये जो है एक रिप्रेजेंटेशन है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है किसका, नंबर ऑफ एनिमल्स का। यानी ये एक फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल हो गई, ये सेकंड ट्रॉफिक लेवल, ये थर्ड, ये फोर्थ एंड ये फिफ्थ। तो ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होगा कि ईच ट्रॉफिक लेवल पर, हर ट्रॉफिक लेवल पर कितने नंबर ऑफ एनिमल्स प्रेजेंट हैं। एग्जांपल दे रखा है ये पिरामिड ऑफ नंबर्स का, इसको समझते हैं। देखिए अगर फर्स्ट स्टेप पर देखें, फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल पर देखें तो प्रोड्यूसर्स होते हैं हमेशा, यहाँ पर कितने हैं, ये 6 दे रखे हैं, नंबर ऑफ कितने हैं इसके 6। और सेकंड जो ट्रॉफिक लेवल है वो है प्राइमरी कंज्यूमर जो कि क्या है, ग्रासोफर है, क्योंकि ग्रासोफर प्लांट्स के ऊपर डिपेंड है अपने फूड के लिए। तो ये कितने हैं, ये भी 6 हैं। इसके ऊपर देखें सेकेंडरी कंज्यूमर फ्रॉग, ये कितने नंबर में, ये 3 हैं। और फिर टर्शरी कंज्यूमर स्नेक 2 हैं। और जो एपेक्स प्रेडेटर है जो सबसे ऊपर रहता है किसी भी पिरामिड में, ट्रॉफिक लेवल में या फूड चेन में सबसे ऊपर की तरफ रहता है, वो होता है एपेक्स प्रेडेटर, उसको बोला जाता है। और इस हमारी जो दी हुई फूड चेन है इसमें एपेक्स प्रेडेटर कौन है, हॉक है। तो इसको अगर हम समझें तो आप इसमें देखेंगे कि जो सबसे फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल जो है उसमें हमेशा नंबर ऑफ जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो सबसे ज़्यादा होते हैं। और जैसे जैसे हम किसी भी ट्रॉफिक लेवल में फूड चेन में ऊपर की तरफ चलते चले जाते हैं, नंबर ऑफ पिरामिड में, पिरामिड जैसा कि आपको दिख रहा है इसमें अगर ऊपर की तरफ चलेंगे तो नंबर ऑफ एनिमल्स जो हैं वो आपको दिख रहे हैं वो कैसे होते जा रहे हैं, कम होते जा रहे हैं। यहाँ पर 6 हैं, यहाँ पर भी 6 थे, फिर 3, फिर 2, देन 1। तो जैसे हम किसी फूड चेन में अगर ऊपर की तरफ चलते चले जाते हैं तो नंबर ऑफ एनिमल्स कम होते चले जाते हैं और हर ट्रॉफिक लेवल पर कुछ ना कुछ एनर्जी का भी लॉस होता है। तो इसी फॉर्म को, इसी रिप्रेजेंटेशन को जो कि हर ट्रॉफिक लेवल पर नंबर ऑफ एनिमल शो करती है, इसी को हम क्या बोलते हैं, पिरामिड ऑफ नंबर्स। बेटा जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है इंटरडिपेंडेंस ऑफ बिटवीन ऑर्गेनिजम्स। ऑर्गेनिजम्स के बीच में, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बीच में वो एक दूसरे के ऊपर किस लिए निर्भर होते हैं, डिपेंड होते हैं, उसके बारे में देखते हैं। डिपेंडेंस ऑफ ऑर्गेनिज्म इज़ नोन एज इकोलॉजिकल रिलेशनशिप। जो ऑर्गेनिजम्स की डिपेंडेंस है एक दूसरे के ऊपर, उसको हम क्या टर्म दिया गया है, उसको हम बोलते हैं इकोलॉजिकल रिलेशनशिप। अब कोई भी दो ऑर्गेनिजम्स एक दूसरे के ऊपर डिफरेंट फॉर्म्स में डिपेंड हो सकते हैं। कुछ एनिमल्स अपने प्रोटेक्शन के लिए या कुछ अपने फूड के लिए डिपेंड एक दूसरे के ऊपर हो सकते हैं और इसी को हम इकोलॉजिकल रिलेशनशिप कह सकते हैं। अब ये कई टाइप की होती हैं, हम वन बाय वन इन सब के बारे में डिटेल्स में जानते हैं। हाँ, तो डिफरेंट टाइप्स की जो इकोलॉजिकल रिलेशनशिप्स हैं उसमें फर्स्ट है प्रेडेशन। प्रेडेशन देखिए रिलेशनशिप में क्या होता है, ये एनिमल्स के बीच में होती है। इसमें एक एनिमल दूसरे एनिमल को क्या करता है, किल कर देता है और उसको अपना प्रे बना लेता है, यानी दूसरे को मारकर उसको खा लेता है। तो इसमें जो एनिमल किल करता है उसको तो हम बोलते हैं प्रेडेटर बोलते हैं, और जो एनिमल किल होता है उसको बोलते हैं प्रे। तो इसमें एक एनिमल दूसरे को किल करता है। नेक्स्ट जो है वो है सिम्बायोसिस के बारे में हम पढ़ते हैं। सिम्बायोसिस एक ऐसी रिलेशनशिप को कहा जाता है जिसमें कि 2 एनिमल्स जो हैं एक दूसरे के साथ एसोसिएशन में रहते हैं।
और सिम्बायोसिस जो है वो 3 टाइप्स की होती है, पैरासिटिज्म, म्यूचुअलिज्म एंड कमेंसलिज्म। तो पैरासिटिज्म में क्या होता है, जैसा कि एग्जांपल लें ह्यूमन एंड मॉस्किटो का, तो ह्यूमन इसमें होस्ट हो गया और मॉस्किटो क्या हो गया, पैरासाइट हो गया। तो पैरासिटिज्म में क्या होता है कि एक एनिमल तो बेनिफिट में रहता है और दूसरा जो ऑर्गेनिज्म है वो नुकसान में रहता है। जैसा कि अगर ह्यूमन और मॉस्किटो में देखें तो मॉस्किटो ह्यूमन की बॉडी से ब्लड सक कर लेता है, तो वो तो फ़ायदे में रहा, उसको अपना फूड मिला एज अ ब्लड। और जो ह्यूमन है उसको उसकी बॉडी से तो ब्लड गया ना, तो वो नुकसान में रहा। तो पैरासिटिज्म में क्या होता है, एक एनिमल तो फ़ायदे में रहता है और दूसरा नुकसान में रहता है। सेकेंड टाइप होता है म्यूचुअलिज्म। म्यूचुअलिज्म में क्या होता है, दोनों एनिमल्स जो कि एसोसिएशन में रह रहे हैं, रिलेशनशिप में रहे हैं, उन दोनों को ही फ़ायदा होता है। अगर एग्जांपल लें तो राइजोबियम और लेगुमिनस प्लांट। लेगुमिनस प्लांट होते हैं जो पल्सिस क्रॉप्स होती हैं, उनको हम लेगुमिनस प्लांट्स बोलते हैं। तो राइजोबियम क्या होता है, एक बैक्टीरिया होता है जो कि लेगुमिनस प्लांट्स की रूट में रहता है, रूट के आसपास रहता है। और वो क्या करता है, जो लेगुमिनस प्लांट्स हैं उनको एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन की ज़रूरत पड़ती है अपनी ग्रोथ के लिए। तो ये जो बैक्टीरिया है राइजोबियम, ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब करता है और उसे अमोनियम में चेंज कर देता है। अमोनिया में चेंज करने के बाद लेगुमिनस प्लांट उसे अपनी रूट्स के थ्रू अमोनिया को एब्जॉर्ब कर लेते हैं और अपने डेवलपमेंट में यूज़ करते हैं। तो मैंने जैसा कि बताया म्यूचुअलिज्म में दोनों ही एनिमल्स फ़ायदे में रहते हैं। तो लेगुमिनस प्लांट्स को तो नाइट्रोजन मिला राइजोबियम के थ्रू, राइजोबियम को क्या फ़ायदा है, अब राइजोबियम को अपने सर्वाइवल के लिए जिन न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत पड़ती है वो लेगुमिनस प्लांट से लेता रहता है। तो इस तरीके से दोनों ही एनिमल्स को फ़ायदा होता है। थर्ड टाइप की जो सिम्बायोसिस होती है वो होती है कमेंसलिज्म। कमेंसलिज्म में क्या होता है कि 2 टाइप्स के एनिमल्स रिलेशनशिप में रहते हैं और उसमें से एक एनिमल तो बेनिफिट में रहता है और दूसरा एनिमल जिसके साथ में वो रहता है उसको कोई भी नुकसान नहीं होता। यानी एक को तो फ़ायदा हो रहा है लेकिन अदर को कोई भी नुकसान नहीं है। अगर एग्जांपल लें तो रेमोरा फ़िश, एक फ़िश होती है रेमोरा, वो क्या करती है, जैसा कि कुछ लार्ज फिशेस होती हैं, शार्क है, वेल्स है, इनके ग्रुप्स के साथ रहती है। और ये शार्क और वेल जब भी शिकार करती हैं, किसी और फिश को मारती हैं, तो थोड़ा बहुत तो सारा तो खा लेती हैं, थोड़ा बहुत कुछ फ्लैश जो है वहाँ पर बचा रह जाता है। तो बचे हुए जो फ्लैश है उसको रेमोरा फिश अपने फूड के लिए यूज़ कर लेती है। इस तरीके से शार्क और व्हेल्स को तो कोई नुकसान नहीं हुआ लेकिन रेमोरा फिश को फ़ायदा ज़रूर हुआ है, उसको अपना फूड मिला है। तो ये 3 टाइप्स के रिलेशनशिप हमने सिम्बायोसिस के अंदर पढ़ लिए, पैरासिटिज्म, म्यूचुअलिज्म एंड कमेंसलिज्म। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फॉरेस्ट इकोसिस्टम। तो फॉरेस्ट क्या होता है, एन एरिया ऑफ लैंड, ट्री, श्रब्स एंड बुशेस। ऐसा एक लैंड पार्ट पे जो एरिया जहाँ पर कि हमको ट्रीज मिलेंगे, श्रब्स मिलेंगे और बुशेस देखने को मिल सकती हैं। और ये फॉरेस्ट काफ़ी डेंस भी हो सकते हैं और कम डेंस भी हो सकते हैं। अब देखिए, अगर हम पूरे लैंड की बात करें, पूरे अर्थ की बात करें, तो उस पर जितना भी लैंड पार्ट है उसका 30% किसके अंदर कवर्ड है, फॉरेस्ट के अंदर कवर्ड है। यानी टोटल लैंड पार्ट का 30% जो है वो फॉरेस्ट एरिया है अर्थ पर, और उसमें 75% बायोमास है। बायोमास क्या होता है कि टोटल अर्थ पर जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, जितने भी एनिमल्स हैं, उसका 75% सिर्फ फॉरेस्ट एरिया के अंदर ही आ जाता है। जो 30% एरिया है उसमें ही अर्थ के लिविंग ऑर्गेनिजम्स का 75% होता है। और जो फॉरेस्ट का प्लांट वाला पार्ट होता है उसको फ्लोरा कहा जाता है, और फॉरेस्ट में जितने भी एनिमल्स वगैरह रहते हैं उनको फौना कहा जाता है। अब किसी भी फॉरेस्ट में किस टाइप के ऑर्गेनिजम्स ज़्यादा मिलेंगे, ये इस बात पर डिपेंड करता है कि वहाँ की वेजिटेशन, प्लांट लाइफ कैसी होती है। प्लांट लाइफ के अकॉर्डिंग ही, प्लांट वेजिटेशन के अकॉर्डिंग ही डिफरेंट फॉरेस्ट इकोसिस्टम में डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल्स या ऑर्गेनिजम्स मिलते हैं। अब देखिए बेटा, नेक्स्ट टॉपिक है लेयर्स ऑफ फॉरेस्ट। जो फॉरेस्ट वाला पार्ट है उसमें डिफरेंट टाइप्स के लेयर्स में उसको कैटेगराइज किया गया है। तो 3 लेयर्स होती हैं फॉरेस्ट में। फर्स्ट फ्लोर, जिसको सबसे नीचे वाला पार्ट ग्राउंड फ्लोर, और मिडिल पार्ट जो होता है उसको बोलते हैं अंडर स्टोरी, और जो अपर मोस्ट, टॉप मोस्ट पार्ट है उसको बोला जाता है कैनोपी। अब डायग्राम के थ्रू इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, ये है डिफरेंट लेयर्स ऑफ फॉरेस्ट का डायग्राम। तो ये जो पार्ट हो गया ये है ग्राउंड फ्लोर, या इसको हम बोलते हैं फर्स्ट फ्लोर। इसके बाद में जो ये ट्रीज़ हैं जो ग्रो कर रहे हैं, ग्रोइंग पार्ट है ट्रीज़ का, जो स्टेम वाला पार्ट है, इसको बोला जाता है अंडर स्टोरी। और ये जो अपर पार्ट है
लीव्स वगैरह से कंप्राइज होता है, काफ़ी डेंस होता है, इसको हम बोलते हैं कैनोपी। क्या बोलते हैं? कैनोपी। तो ये 3 लेयर्स में हमने फॉरेस्ट को इस तरीके से डिवाइड किया हुआ है। अब हम पढ़ेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट के बारे में। हाँ तो बेटा अभी हमने फॉरेस्ट की लेयर्स के बारे में पढ़ा था, अब हम पढ़ते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट के बारे में, जो अर्थ पर कितने टाइप्स के फॉरेस्ट होते हैं। तो फर्स्ट है ट्रॉपिकल फॉरेस्ट। ये जो फॉरेस्ट होते हैं ये इक्वेटर आप जानते होंगे, जो इमेजिनरी लाइन है जो अर्थ के बिल्कुल मिडिल में होकर गुजरती है, उसके आसपास जो फॉरेस्ट मिलते हैं उनको ट्रॉपिकल फॉरेस्ट बोला जाता है। दीज आर एवरग्रीन फॉरेस्ट। ये एवरग्रीन फॉरेस्ट होते हैं, मतलब कि थ्रू आउट द ईयर इनकी जो लीव्स हैं वो ग्रीन रहती हैं, और यहाँ की जो एवरेज रेनफॉल है वो 200 सेंटीमीटर होती है। और यहाँ पर जो प्लांट्स मिलते हैं, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में मिलने वाले प्लांट्स होते हैं, उनकी हाइट काफ़ी ज़्यादा होती है, वो 40 मीटर और उससे ज़्यादा की भी उनकी हाइट हो सकती है। और यहाँ पर एनिमल्स और प्लांट्स की बहुत सारी स्पीसीज़ देखने को मिलती हैं, और यहाँ पर बहुत सारी ऐसी स्पीसीज़ भी हैं जिनके बारे में अभी तक डिस्कवर नहीं हो पाया है। हाँ तो बेटा अभी हमने जो फर्स्ट कैटेगरी पढ़ी थी टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट में, वो थी ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। अब सेकंड कैटेगरी जो है ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट। तो ये क्या होता है? ये जो मिलते हैं डेसिडियस फॉरेस्ट हायर एल्टीट्यूड्स पे, यानी हिली एरियाज़ पे जो फॉरेस्ट होते हैं उनको ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट कहा जाता है। जो इनकी जो एवरेज रेनफॉल होती है थ्रू आउट द ईयर, वो रेन फॉरेस्ट से, जो हमने फर्स्ट कैटेगरी में पढ़ा था 200 सेंटीमीटर, उससे थोड़ा कम होती है। इनको हम मॉनसून फॉरेस्ट भी बोलते हैं। प्लांट्स शेड देयर लीव्स ड्यूरिंग विंटर। ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट में जो प्लांट्स हमको देखने को मिलते हैं, ये समर सीजन के टाइम पर, जब समर सीजन आता है तो इनकी जो पत्तियां हैं वो शेड हो जाती हैं, झड़ जाती हैं। और यहाँ पर मिलने वाले कुछ कॉमन प्लांट्स हैं जैसे टीक, साल, और कुछ कॉमन एनिमल्स हैं टाइगर एंड डियर। अब देखते हैं नेक्स्ट कैटेगरी ऑफ फॉरेस्ट। जो बेटा थर्ड कैटेगरी है ट्रॉपिकल फॉरेस्ट की, वो है ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट। यहाँ पर देखिए जो रेनफॉल है वो काफ़ी कम होती है, और इसमें जो ट्रीज़ और बुशेस हैं वो काफ़ी थॉर्नी होते हैं। थॉर्नी यानी कटीले, कांटे वाले, इस तरीके के यहाँ पर प्लांट्स और बुशेस मिलते हैं। और कुछ कॉमन प्लांट्स हैं वो हैं प्लम, जो बेर एंड एकेसिया, और कॉमन एनिमल्स हैं इन फॉरेस्ट के राइस एंड माइट्स, सॉरी रैट्स एंड माइस है वो, रैट्स एंड माइट्स, रैट्स मतलब चूहे। तो अभी तक हमने जो पढ़े थे वो थे ट्रॉपिकल फॉरेस्ट। अब हैं सेकंड कैटेगरी फॉरेस्ट टेम्परेट फॉरेस्ट। ये जो है ट्रॉपिक्स और पोलर रीजन्स में, यानी बर्फीले वाले इलाकों में मिलते हैं, और इनके अंदर भी 2 कैटेगरी आती हैं, टेम्परेट एवरग्रीन एंड टेम्परेट डेसिडियस फॉरेस्ट। अब हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे कि फॉरेस्ट की इम्पोर्टेंस क्या होती है। आइए तो देखते हैं कि सिग्निफिकेंस क्या है फॉरेस्ट की, मतलब ये क्यों इम्पोर्टेंट होते हैं। तो ये यहाँ पर हमें यहाँ से डिफरेंट टाइप्स की वुड जो है, टिम्बर और फ्यूल वाली जो लकड़ी है वो, बैम्बू, बांस और केन, और के डिफरेंट टाइप्स के ऑयल्स, ये सारी चीज़ें मिलती हैं जो कि हमारे डिफरेंट वर्क में आती हैं। दे रेगुलेट द क्लाइमेट। ये क्लाइमेट को भी कंट्रोल या रेगुलेट करती हैं, क्लाइमेट चेंज में भी हेल्प होती है इनसे, फॉरेस्ट से। और जो सॉइल इरोजन होता है, यानी जो मिट्टी होती है, टॉप लेयर जो है जिसमें कि सारे मिनरल्स रहते हैं, वो जब बाढ़ वगैरह कहीं आती है, फ्लड आती है किसी एरिया में, तो वो उसके साथ बहकर चली जाती है। इससे सॉइल का बहुत लॉस होता है। और जहाँ पर फॉरेस्ट होते हैं वहाँ पर सॉइल इरोजन कंट्रोल में रहता है। एंड दे प्रोवाइड शेल्टर टू मैनी एनिमल स्पीसीज़। और बहुत सारी एनिमल स्पीसीज़ को फॉरेस्ट में जो है शेल्टर भी मिलता है, वहाँ पर वो रहते भी हैं। और आजकल ये भी देखा जा रहा है कि बहुत सारी एनिमल स्पीसीज़ जो हैं वो ख़त्म होती जा रही हैं, क्योंकि पॉपुलेशन की बढ़ने की वजह से और अदर रीज़न से भी फॉरेस्ट जो है क्लियर किए जा रहे हैं। बहुत सारे अर्थ पर ऐसे एरिया हैं जहाँ पर कि पहले फॉरेस्ट हुआ करते थे और अब वो क्लियर कर दिए गए हैं, और उस वजह से ही वहाँ पर जो एनिमल्स जो रहते थे वो सब एंडेंजर्ड स्पीसीज अब हो चुके हैं, यानी एक्सटिंक्ट, गायब हो चुके हैं, जो पहले स्पीसीज एनिमल्स की थी और वो आज के टाइम में प्रेजेंट नहीं है। तो इसलिए हमको फॉरेस्ट का कंजर्वेशन भी करना चाहिए। स्टूडेंट्स, अब हमारा चैप्टर फिनिश हो चुका है, तो हम एक्सरसाइज कर लेते हैं और उसके बाद क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करेंगे। देखिए, फर्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स में एयर एंड वाटर पार्ट ऑफ द एयर, जो वाटर है वो एबायोटिक कंपोनेंट है इकोसिस्टम का, और लिविंग बींग्स क्या करते हैं,
बायोटिक कंपोनेंट्स होते हैं, ये हम पढ़ा था। प्लांट्स आर कॉल्ड, प्लांट्स को हम क्या कहते हैं, प्रोड्यूसर्स, बिकॉज वो मैन्युफैक्चर करते हैं फूड का। ऑर्गेनिजम्स विच लिव ऑन डेड ऑर्गेनिक मैटर, जो डेड प्लांट्स या लिविंग बॉडी पर अपना फूड लेते हैं वहाँ से, उनको हम क्या बोलते थे, डिकम्पोजर्स। जो सन है उसी से पूरे वर्ल्ड को एनर्जी मिलती है। हर्बीवोर्स आर द प्राइमरी कंज्यूमर्स, क्योंकि हर्बीवोर जो है सबसे पहले ग्रीन प्लांट से अपना फूड लेते हैं, इसलिए हम उनको प्राइमरी कंज्यूमर बोलते हैं। और फूड चेन की जो डिफरेंट स्टेप्स होते हैं वन बाय वन, उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रॉफिक लेवल। द हाईएस्ट ट्रॉफिक लेवल पर जो ऑर्गेनिज्म आता है उसको क्या बोलते हैं, एपेक्स प्रेडेटर। अब फूड वेब, फूड चेन का जो कॉम्बिनेशन है, बहुत सारी फूड चेन जब मिलकर क्या बनाती हैं, एक नेटवर्क, जिसको हम बोलते हैं फूड वेब। और म्यूचुअलशिप कैसा रिलेशनशिप होता है दो ऑर्गेनिजम्स के बीच में, जो जिसमें कि दोनों ही ऑर्गेनिजम्स को बेनिफिट होता है। अब देखिए, टिक द करेक्ट आंसर। द गैस दैट प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम अल्ट्रावायलेट रेज, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से सन के हमको कौन सी गैस प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है, वो है ओजोन गैस। द पार्ट ऑफ द एटमॉस्फेयर, लिथोस्फेयर एंड हाइड्रोस्फेयर, इन तीनों पार्ट्स को कम्बाइंडली हम क्या बोलते हैं, बायोस्फेयर। विच इज़ अ सेकेंडरी कंज्यूमर, इनमें से सेकेंडरी कंज्यूमर कौन सा है, फ्रॉग है। ईगल दैट स्नेक्स, ईगल जो कि स्नेक को ईट करता है, हम उसको क्या बोलते हैं, एपेक्स प्रेडेटर होता है वो। ब्लू ग्रीन एनर्जी ग्रीन प्लांट्स में आती है, इसलिए प्रोड्यूसर है। एंड लायन एंड डियर इकोलॉजिकली रिलेटेड टू इकोलॉजिकल रिलेशनशिप, लायन एंड डियर में क्या है, प्रेडेशन का, क्योंकि ये प्रेडेटर है और ये प्रे है, ये इसको मारकर खा लेगा, लायन डियर को मार के खा लेता है। विच इज़ द टॉप मोस्ट लेयर इन द फॉरेस्ट इकोसिस्टम, फॉरेस्ट इकोसिस्टम में टॉप मोस्ट लेयर कौन सी होती है, कैनोपी, सबसे ऊपर वाला पार्ट। विच ट्री इज़ फाउंड इन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में एबोनी टाइप का ट्री मिलता है। नेक्स्ट है रेडवुड ट्रीज आर फाउंड इन, रेडवुड ट्रीज कौन से फॉरेस्ट में मिलते हैं, टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट में। और इनमें से कौन सा एनिमल है, बोरियल फॉरेस्ट में मिलता है, वो है कारीबू। मैच द फॉलोइंग में देखिए, तो देखिए प्रोड्यूसर्स कौन होते हैं, ग्रीन प्लांट्स होते हैं। क्लाउन फिश और सी एनिमल में कैसा रिलेशनशिप है, म्यूचुअलिज्म का रिलेशनशिप है, दोनों ही बेनिफिटेड होते हैं इसमें। टेप वर्म और ह्यूमनिज्म में कैसा रिलेशनशिप है, इनके बीच में है पैरासिटिज्म, ये पैरासाइट है और ये होस्ट है, ह्यूमन बींग्स होस्ट हैं। मॉनसून फॉरेस्ट को हम और भी क्या बोलते हैं, रेन फॉरेस्ट भी, सॉरी ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट बोलते हैं। एपीफाइट्स के कौन किस में पाए जाते हैं, रेन फॉरेस्ट में मिलते हैं। और एपेक्स प्रेडेटर कौन है इनमें से, एपेक्स प्रेडेटर है हमारा लायन। टाइगा, टाइगा हम बोरियल फॉरेस्ट को टाइगा भी बोलते हैं। अब हम क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ एन इकोसिस्टम, इकोसिस्टम क्या होता है, और टू टाइप्स के एक्वेटिक और टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम के नेम बताने हैं। तो देखिए, एन इकोसिस्टम इज़ द फंक्शनल एंड स्ट्रक्चर यूनिट ऑफ बायोस्फीयर, बायोस्फीयर की सबसे छोटी फंक्शनल और स्ट्रक्चर यूनिट कौन सी है, इकोसिस्टम है। इन विच बायोटिक एंड अबायोटिक कंपोनेंट्स इंटरेक्ट विथ ईच अदर, जिसमें कि बायोटिक और अबायोटिक कंपोनेंट एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करके कॉन्टैक्ट बनाकर रहते हैं, और जिससे कि नेचर में एक बैलेंस क्रिएट होता है। एक्वेटिक इकोसिस्टम के टू एग्जांपल्स हैं, फ्रेश वाटर एंड मेरीन, एंड टू एग्जांपल्स ऑफ टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम आर ग्रासलैंड एंड फॉरेस्ट। क्वेश्चन नंबर सेकंड, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ बायोम एंड अ बायोस्फीयर, बायोम एंड बायोस्फीयर में क्या डिफरेंस होता है। अ बायोम इज अ कलेक्शन ऑफ सेवरल कनेक्टेड इकोसिस्टम्स इन अ लार्ज एरिया ऑफ लैंड, और सी व्हाइल ऑल बायोम्स टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट द बायोस्फीयर। जो बायोम जो है, जब बहुत सारे इकोसिस्टम्स मिल जाते हैं तो हम उनको कंबाइंडली बायोम कहते हैं, और अर्थ पर जितने भी कंबाइंडली बायोम है सारों को मिला के क्या मिलती है, बायोस्फीयर। क्वेश्चन नंबर 3, नेम टू मेन टाइप्स, नेम टू मेन कंपोनेंट्स ऑफ एन इकोसिस्टम, व्हाट मेक अप द बायोटिक कंपोनेंट। इकोसिस्टम के हमें टू मेन कंपोनेंट्स के नेम बताने हैं। द टू मेन कंपोनेंट्स ऑफ एन इकोसिस्टम आर अबायोटिक एंड बायोटिक। और उसमें से हमको आगे क्वेश्चन में पूछा गया है कि बायोटिक कंपोनेंट में क्या क्या आता है। तो बायोटिक कंपोनेंट में लिविंग ऑर्गेनिज्म आते हैं, जैसे कि प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, इसको हम बायोटिक कंपोनेंट के अंदर इंक्लूड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट आर द वेरियस टाइप्स ऑफ कंज्यूमर्स, व्हाट काइंड्स ऑफ कंज्यूमर्स आर ह्यूमन बींग्स। डिफरेंट टाइप्स के कंज्यूमर्स के नेम बताने हैं, और ह्यूमन बींग्स कौन से कैटेगरी में आते हैं ये बताना है। डिपेंडिंग ऑन फीडिंग हैबिट्स कंज्यूमर आर ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स, ये टाइप्स है कंज्यूमर के, आप देख सकते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी कंज्यूमर्स, ओमनिवोर्स, स्कैवेंजर्स एंड पैरासाइट्स। और ह्यूमन बींग्स जो होते हैं वो ओमनिवोर्स में आते हैं, क्योंकि वो वेजिटेरियन, नॉन वेजिटेरियन दोनों टाइप्स का फूड कंज्यूम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट रोल डू प्रोड्यूसर्स एंड डिकम्पोजर्स प्ले, प्रोड्यूसर्स का और डिकम्पोजर्स का इकोसिस्टम में क्या रोल होता है। द प्रोड्यूसर्स मैन्युफैक्चर फूड थ्रू फोटोसिंथेसिस, फूड प्रोड्यूसर्स क्या करते हैं इकोसिस्टम में, फूड मैन्युफैक्चरिंग करते हैं फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के थ्रू, एंड द डिकम्पोजर्स हेल्प इन डिस्पोजिंग ऑफ द वेस्ट एंड डेड मैटर ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। और डिकम्पोजर्स प्लांट्स एंड एनिमल्स की डेड बॉडीज़ को डिकम्पोज करने में हेल्प करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय फूड चेन, फूड चेन क्या होती है।
द फूड चेन इज़ अ फीडिंग रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स थ्रू विच एनर्जी इज ट्रांसफर्ड स्टेप बाय स्टेप फ्रॉम द प्रोड्यूसर्स टू द कंज्यूमर। देखिए ऐसी रिलेशनशिप डिफरेंट एनिमल्स के बीच में जिसमें कि प्रोड्यूसर से स्टार्ट होकर एनर्जी वन बाय वन डिफरेंट एनिमल्स में ट्रांसफ़र होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, फूड चेन बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज प्रेडेशन, गिव एग्जांपल। सॉरी, क्वेश्चन नंबर 7, हाउ डज अ फूड वेब डिफरेंट फ्रॉम अ फूड चेन। फूड वेब जो है फूड चेन से क्या डिफरेंस होता है इन दोनों में। अब फूड वेब कंसिस्ट ऑफ मैनी फूड चेन्स, देखिए बहुत सारे फूड चेन मिलाकर एक फूड वेब बनाती हैं। वेयर एज अ फूड चेन ओनली फॉलोज जस्ट वन पाथ एज एनिमल्स फाइंड फूड, और एक फूड चेन में हम किसी भी कुछ एनिमल्स को उसमें इंक्लूड करते हैं जो कि एक दूसरे पर अपनी फूड के लिए डिपेंड होते हैं, और बहुत सारी फूड चेन को मिलाकर एक फूड वेब बनता है। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज प्रेडेशन, गिव एग्जांपल। प्रेडेशन क्या होता है, उसका एग्जांपल बताना हमें एक। प्रेडेशन इज अ बायोलॉजिकल इंटरेक्शन वेयर वन ऑर्गेनिजम्स द प्रेडेटर किल्स एंड ईट्स अनदर ऑर्गेनिज्म इट्स प्रे। देखिए ये ऐसा रिलेशनशिप है जिसमें कि एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म को मारकर खा लेता है, और मारने वाले ऑर्गेनिज्म को हम बोलते हैं प्रेडेटर, और जो मरता है ऑर्गेनिज्म, जिसकी किलिंग होती है, उसको हम बोलते हैं प्रे। एग्जाम्पल है लायन एंड जेब्रा, बियर एंड फिश एंड फॉक्स एंड रैबिट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, व्हाट आर द लेयर्स ऑफ ए फॉरेस्ट। फॉरेस्ट की लेयर कौन कौन सी हैं, देखिए द लेयर्स ऑफ द फॉरेस्ट आर फॉरेस्ट फ्लोर, द अंडर स्टोरी एंड द कैनोपी। 3 लेयर्स होती हैं। क्वेश्चन नंबर 10, नेम द 3 मेजर टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट, गिव 2 एग्जांपल्स ऑफ फ्लोरा एंड फौना फाउंड इन ईच टाइप ऑफ फॉरेस्ट। हमें 3 टाइप्स के फॉरेस्ट बताने हैं और उनके में फ्लोरा और फौना में उसमें पाए जाने वाले उसके एग्जांपल देने हैं। 3 मेजर टाइप्स के फॉरेस्ट होते हैं। ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में फ्लोरा की बात करें, प्लांट की बात करें तो चिंचोना पिचर प्लांट, और फौना जो है एनिमल्स की बात करें तो पाइथन्स एंड ट्री फ्रॉग्स। सेकंड टाइप के फॉरेस्ट हैं टेम्परेट, और इसमें फ्लोरा होता है यूकेलिप्टस एंड ओक प्लांट्स। फौना है वुड पैकर्स, ब्लैक एंड ब्राउन बियर्स। थर्ड इज बोरियल फॉरेस्ट, फ्लोरा है फर एंड पाइन, एंड फ्लोरा एनिमल्स आर वोल्स एंड ग्रिजली बियर्स। नाउ वी विल मूव टू द लॉन्ग आंसर्स। क्वेश्चन इज what constitutes the abiotic component of an ecosystem, how does the abiotic component help the biotic component survive। देखिए इस क्वेश्चन का मीनिंग है कि abiotic components में क्या क्या आता है जो इकोसिस्टम के अंदर, और जो abiotic components हैं वो biotic components की सर्वाइव करने में किस तरीके से हेल्प करते हैं। देखिए हम आंसर की तरफ देखते हैं तो एयर, वाटर, लाइट एंड टेम्परेचर, सॉइल, दीज आर सम ऑफ द abiotic components ऑफ एन इकोसिस्टम, और बाय इंटरेक्टिंग द abiotic component हेल्प्स इन सर्वाइवल ऑफ द biotic component। और ये जो abiotic components हैं बायोटिक कंपोनेंट्स की, लिविंग थिंग्स की, उनके साथ इंटरेक्ट करके कॉन्टैक्ट बनाकर उनकी हेल्प करते हैं। सेकंड क्वेश्चन, तो उसका आंसर देख A fraction of energy is lost at each level, thus the consumer at each level eat a large amount of food organisms to obtain enough energy, that's why number of organisms usually decreases। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन था कि ईच ट्रॉफिक लेवल पर नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स क्यों हो जाते हैं, क्योंकि हमने जैसे देखा था फूड चेन समझते हुए कि हर ट्रॉफिक लेवल पर थोड़ी सी जो एनर्जी है वो कम हो जाती है, क्योंकि उसे डिफरेंट टाइप्स के एनिमल्स एब्जॉर्ब कर लेते हैं। इसी वजह से जब भी हम फूड चेन में ऊपर की तरफ बढ़ते हैं तो उस ऊपर वाले ऑर्गेनिज्म को ज़्यादा फूड एब्जॉर्ब करना पड़ता है ताकि वो एप्रोप्रिएट अमाउंट में एनर्जी एब्जॉर्ब कर सके। इसी वजह से नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म जो हैं कम होते चले आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिम्बायोसिस, एक्सप्लेन विद एग्जांपल्स। हमें सिम्बायोसिस के बारे में बताना है एग्जांपल देते हुए। तो फर्स्ट सिम्बायोसिस है पैरासिटिस में। देखिए पैरासिटिस में क्या होता है कि इसमें एक एनिमल जो है बेनिफिट में रहता है और दूसरा जो है लॉस में रहता है। इसका एग्जांपल है लाइस एंड ह्यूमन बींग्स। लाइस होते हैं छोटे मोटे जो इंसेक्ट्स होते हैं, और ह्यूमन बींग जैसे जुएँ पड़ जाते हैं ना सिर में, हेयर्स में, उनको बोलते हैं लाइस एंड माइट्स। तो ये उसका एग्जांपल है जिसमें कि लाइस जो है वो बेनिफिट में रहते हैं एंड ह्यूमन बींग्स जो है वो लॉस में रहते हैं। सेकंड है म्यूचुअलिज्म। म्यूचुअलिज्म में बोथ द एनिमल्स आर get benefited from the relationship, example clownfish and sea anemones. Third type is commensalism. In this relationship one organism benefits from the other organism is neither benefit nor harm। इसमें क्या होता है कि एक ऑर्गेनिज्म जो है बेनिफिट में रहता है और दूसरे ऑर्गेनिज्म को रिलेशनशिप में कोई भी बेनिफिट या लॉस नहीं होता है। फॉर एग्जांपल द रेमोरा फिश एंड द शार्क और वेल एग्जांपल। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज द ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट called a monsoon forest, describe its characteristic features।
ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट को मानसून फॉरेस्ट भी क्यों कहा जाता है और उसके कुछ फीचर्स के बारे में बताना है। तो देखिए, ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट हैव अ वेट सीजन इन विच दे रिसीव द मैक्सिमम रेनफॉल। देखिए, क्योंकि यहाँ पर जो रेनफॉल है वो काफ़ी ज़्यादा होती है, इस वजह से इनको वेट क्या मानसून भी इनको मानसून फॉरेस्ट भी कहा जाता है। और उनके कुछ फीचर्स हैं, दे हैव ब्रॉड लीव ट्रीज, और उनकी यहाँ पर जो ट्रीज मिलती हैं इन फॉरेस्ट में, उनकी जो लीव्स होती हैं काफ़ी ब्रॉड होती हैं, चौड़ी होती हैं। दे शेयर देयर लीव्स ड्यूरिंग द ड्राई सीजन, और ड्राई सीजन में ये इनकी पत्तियों को झड़ा देते हैं। दे आर इकोनॉमिकली वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज ऑफ टिम्बर लाइक एंड सील एंड टीक। और ये इकोनॉमिकली काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि इनसे में जो ट्रीज़ होते हैं टीक और साल के, वहाँ उससे जो वुड मिलती है वो काफ़ी कॉस्टली होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ व्हाट इज़ द एनवायरमेंटल सिग्निफिकेंस ऑफ फॉरेस्ट, हाउ कैन बी कंजर्व फॉरेस्ट। जो फॉरेस्ट की हमें इसमें इंपॉर्टेंस बतानी है और फॉरेस्ट को हम किस तरीके से कंजर्व कर सकते हैं, प्रोटेक्ट कर सकते हैं, ये भी बताना है। तो एनवायरमेंटल सिग्निफिकेंस ऑफ फॉरेस्ट इज़ दे रेगुलेट द क्लाइमेट, क्योंकि उनकी एनवायरमेंटल इंपॉर्टेंस इसलिए है क्योंकि वो क्लाइमेट को रेगुलेट करते हैं, कंट्रोल करते हैं, पॉल्यूशन को कंट्रोल करते हैं और सॉइल इरोजन को भी कंट्रोल करते हैं। और फॉरेस्ट की वजह से फ्लड में भी कंट्रोल होता है। सम वेज, देखिए कुछ वेज हम यहाँ पर देखेंगे जिनमें हम फॉरेस्ट को कंजर्व कर सकते हैं, प्रोटेक्ट कर सकते हैं। कंट्रोलिंग द फेलिंग ऑफ ट्रीज़, और जो ट्रीज़ की कटिंग है, जो डिफॉरेस्टेशन होता है, हमें उसको कंट्रोल करना चाहिए। रेगुलेटिंग अदर ह्यूमन एक्टिविटीज़ दैट हार्म द फॉरेस्ट, और ऐसी ह्यूमन एक्टिविटीज़ जिनसे कि फॉरेस्ट को कुछ हार्म पहुंचता है, नुकसान पहुंचता है, उनको कंट्रोल करना चाहिए। टेकिंग एडिक्वेट मेजर्स अगेंस्ट फॉरेस्ट फायर्स, और जो फॉरेस्ट फायर्स होती हैं वो मैन मेड भी हो सकती हैं और नेचुरल भी हो सकती हैं, और उन पर कंट्रोल करके हम फॉरेस्ट को प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर सकते हैं। तो ये चैप्टर आपको क्लियर हो चुका होगा। हमने एक बुक एक्सरसाइज क्वेश्चन आंसर पूरा चैप्टर एक्सप्लेन कर लिया है। तो आई होप दैट यू विल अंडरस्टैंड एंड लर्न दिस चैप्टर।